हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बेटा आप डिस्कस करेंगे बेटा हम ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं और किस तरीके चेक करते हैं whether कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। बेटा चलो फिर स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। बेटा अब देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड व्हाट वी विल से। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है इसकी, देखो ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना। अब देखो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए दो तीन चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ती है बेटा। सबसे पहले हम लेंगे प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बेटा, क्लियर है। हम क्या करते हैं, एक ऑर्डिनरी लाइट लेते हैं और ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है बेटा, जिसमें हर डायरेक्शन में वी हैव अ प्लेन। हर डायरेक्शन में क्या है बेटा, हमारे पास प्लेन्स है इस तरीके से। एंड इस को हम प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करते हैं व्हेन वी हैव अ प्लेन इन ओनली वन डायरेक्शन। दिस इज ऑर्डिनरी लाइट and this is plane of polarized light. Plane of polarized light बेटा। हम क्या करते हैं, इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को पास करवाते हैं किसी भी सॉल्यूशन में से। क्या करते हैं, इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को तो क्या करते हैं हम लोग, पास करवाते हैं किसी भी सॉल्यूशन में से। देखो किस तरीके से, ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है बेटा, इसको मैं लिखता हूं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। दिस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू अ सैंपल। ये क्यूबिट होती है, इसको बोलते हैं क्यूबिट, ठीक है, और जिसकी लेंथ होती है 1 डेसीमीटर, विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और जब भी आपने इसमें सॉल्यूशन कंसीडर करना है, वॉट एवर द सॉल्यूशन मे बी कंसिडर इन दिस केस, इट्स कंसंट्रेशन मस्ट बी इन ग्राम पर ml। क्या होना चाहिए बेटा, कंसंट्रेशन जो है दैट मस्ट बी इन ग्राम पर ml। जब भी बेटा आप ये चीज कंसीडर करते हो ना, सपोज करो आप ये ले रहे हो, तो यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ बबल इन दिस केस। क्यूबिट जो बनती है, आप कोशिश किया ना करना कि उसको इस तरीके से फिल किया जाए कि उसमें कोई बबल ना बने, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन होगी बेटा यहाँ पे, दैट मस्ट बी ग्राम पर ml, ठीक है। जब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इससे पास होता है बेटा, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं फिर आगे, वी हैव अ एनालाइजर। एनालाइजर क्या करता है, ये चेक करता है कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट कितना किस तरफ रोटेट हुआ है बेटा। इफ दिस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट passes through this solution without any deflection, तो हम बोल देंगे कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अगर वो इससे राइट हैंड साइड को मुड़ गया तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे या प्लस से। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ गया बेटा तो उसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, उसको स्मॉल एल से या माइनस से शो करेंगे। तो अगर ये दोनों कंसीडर केस हमारे पास आ रहे हैं, डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी बन रहा है, तो हम कहेंगे कि कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव।
ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये दोनों आइसोमर्स है। क्लियर है? तो देखो अब इस केस में ये रोटेशन हुई है, क्या ये रोटेशन हुई है, लाइन अगर सीधी जा रही है हमारे पास, अगर देखो ऐसे हम अज्यूम करें तो हम रोटेशन का एंगल चेक करते हैं, कितने एंगल पर रोटेशन हो रही है, ये वाला केस। क्लियर है? तो हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन का एक फॉर्मूला है बेटा, लिख लो। होती क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा से। ठीक, क्या करते हैं बेटा, अल्फा से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एट सर्टेन वेवलेंथ और टेम्परेचर पे। तो इसका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक रोटेशन का थीटा अपॉन सी इंटू एल। ये याद रखना बेटा, सी इंटू एल। थीटा होता है एंगल ऑफ रोटेशन, कितना एंगल ऑफ रोटेशन है बेटा अकॉर्डिंग टू लाइन, एंगल ऑफ रोटेशन। सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml, एंड एल क्या है, लेंथ ऑफ क्यूबिट, लेंथ ऑफ ट्यूब इन डेसीमीटर। ठीक है बेटा, तो ये है, अगर आप इनकी वैल्यू पुट करोगे तो स्पेसिफिक रोटेशन आ जाएगी। और स्पेसिफिक रोटेशन टेम्परेचर, वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट की जो वेवलेंथ है उसके ऊपर, एंगल ऑफ रोटेशन के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर और लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है बेटा। ठीक है, तो उसके हेल्प से आप निकाल सकते हो कि एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगी किसी भी चीज की। ठीक, किसी भी मॉलिक्यूल की क्या होगी, तो पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट आता है, उसकी हेल्प से आप एंगल कैलकुलेट करते हो, कंसंट्रेशन और लेंथ तो फिक्स है बेटा, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की आप बनाते हो, वहां पे फिर ये फॉर्मूला लगा के टेम्परेचर और वेवलेंथ की कंडीशन लिख के यू कैन इजीली कैलकुलेट at this particular temperature with this wavelength we have the specific rotation of this particular compound is this. clear case? तो वो आप वहां से चेक कर सकते हो बेटा। डन। अब देखो यहां पे हम बात करते हैं कंडीशन फैक्टर्स which shows factors which show optically active compound, optically active compounds, factors which show optically active compound। ठीक है, तो देखो पहला केस क्या आता है यहां पे, नंबर वन केस क्या आएगा बेटा, देखो इस केस में कि ऑप्टिकली किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए वी मस्ट हैव कायरल कार्बन, कायरल कार्बन मस्ट हैव। ठीक है, एंड व्हाट इज कायरल कार्बन, if all four groups or atoms attached to carbon are different, then that carbon is considered as कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, कायरल कार्बन। अगर किसी भी कार्बन के साथ चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं दैट इज कायरल कार्बन। कैसे, जैसे सपोज करो OH लगा दिया मैंने, यहाँ पे CH3 लगा दिया बेटा, यहाँ पे Br लगा दिया बेटा, यहाँ पे H लगा दिया, दिस इज कायरल कार्बन। क्या बेटा, ये एक कायरल कार्बन है। और किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इफ वी हैव अ कायरल कार्बन, तो हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर देयर, तो आप क्या कह सकते हो, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 raised to power n।
क्या होता है? 2 raised to power n। 2 raised to power n का मतलब क्या है? n stands for number of chiral carbon। नंबर ऑफ chiral कार्बन। यहां पे कितने chiral कार्बन है? 1। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने देंगे बेटा? ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 raised to power 1 मतलब 2। अब 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे बनेंगे देखो बेटा, मैंने शो कर दिया इसको OH H Br एंड CH3। इसकी अब मिरर इमेज बनाओ बेटा, मिरर लो, यू विल गेट OH Br एंड H। ठीक है बेटा, अगर ये D है, इफ दिस इज D देन दिस विल बी L। तो ये दोनों आइसोमर है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। अब इन दोनों ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? एनेंशियोमर्स। व्हाट वी कॉल देम? एनेंशियोमर्स। ठीक, क्या बोलते हैं इनको? एनेंशियोमर्स। 2 ऑप्टिकली एक्टिव isomers having non-superimposable mirror images। mirror image बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक एनेंशियोमर्स। वी कॉल देम एनेंशियोमर। ये दोनों क्या है बेटा? एनेंशियोमर्स है। मतलब अगर इन दोनों को सुपर इम्पोज नहीं कर सकते बेटा हम लोग, और ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये दोनों एनेंशियोमर्स हैं। मतलब ये 2 अलग अलग आइसोमर्स हैं। तभी तो हमने बोला है 2 raised to power n। तो जितने 2 raised to power n होंगे बेटा, उतना आपके पास केस बन जाएगा वहां पे। ठीक है, क्लियर है? तो ये जनरल वे है। ये 2 raised to power n का केस हम कब लगाते हैं बता दूंगा बेटा मैं आपको भी। बताता हूँ बेटा, पहले इसको रब करता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको बताता हूँ क्या लगता है इसमें। देखो, ऑप्टिकली एक्टिविटी की बात चल रही है यहां पे। देखो बेटा, ये तो केस आ गया एक। अब मैं दूसरा केस कंसिडर करता हूं यहां पे, जहां पर चेक करना कितने ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स है। ठीक है, अब ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स की बात करें हम लोग, तो देखो सपोज करो मैं ग्लूकोज लेता हूं, सेकंड एग्जांपल, इसको फर्स्ट मानता हूं। अगर I will consider second। सॉरी बेटा, सॉरी। ग्लूकोज, अब ग्लूकोज में क्या होता है देखो, CHO C OH OH H H OH H OH H एंड CH2OH। 3 और 3 6 बेटा, क्लियर है? ये आ गया केस। तीसरे ग्रुप पे इधर होता है। अब यहां पे चेक करो, हाउ मेनी कायरल कार्बन वी हैव। इज दिस कायरल कार्बन? नो, दिस इज नॉट अ कायरल कार्बन, बिकॉज C डबल बॉन्ड O है, और डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि O 2 बार रिपीट होगा। दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ कायरल कार्बन। इज दिस कायरल कार्बन? यस। इज दिस कायरल कार्बन? यस। Is this chiral carbon? Yes. Is this chiral carbon? Yes. This is not a chiral carbon। ये chiral carbon है बेटा, देखो एक CHO ग्रुप लगा हुआ है, एक OH ग्रुप लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, और ये पूरे का पूरा ग्रुप डिफरेंट है बेटा। इस तरीके से ये वाला chiral carbon है बेटा,
एक ग्रुप ये लगा हुआ है, एक ग्रुप ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक लगा हुआ है, ये वाला भी डिफरेंट है बेटा, दो OH लगे हैं, ये पूरा डिफरेंट है, ये वाला भी डिफरेंट है। तो हाउ मेनी chiral carbon we have in case of glucose, we have 4 chiral carbon, 4 chiral carbon है, मतलब N is equal to 4. Then how many optical isomers are there? So optical isomers कैसे निकालेंगे बेटा यहाँ पे? 2 raised to power n मतलब 2 raised to power 4 which is equal to 16. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. We'll have 16 optical active isomers. अब जो फॉर्मूला है बेटा, ये जो फॉर्मूला है 2 raised to power n, फॉर्मूला 2 raised to power n is applicable when the molecule does not have center of symmetry. ठीक है बेटा। अब देखो इस मॉलिक्यूल को आप किसी भी एंगल पे काट लो, यू विल नॉट गेट टू हाफ्स आर इक्वल सेम। जैसे अगर मैं यहां से काटने की कोशिश करता हूं तो ये देखो डिफरेंट पोर्शन है और वो डिफरेंट है बेटा। तो ये तभी एप्लीकेबल है जब उस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अगर सपोज करो, एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, और फिर आप चेक करना उसमें। थर्ड एग्जांपल, COOH OH H OH H and we have COOH। ये आ गया। सबसे पहले हम ढूंढते हैं इसमें हाउ मेनी chiral carbon we have in this case। तो we have 1 and 2, 2 ही chiral carbon है। तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 2। तो हाउ मेनी ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। तो इस कंपाउंड के लिए जो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स होंगे बेटा फॉर दिस कंपाउंड, बिकॉज दिस कंपाउंड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये देखो जैसा मॉलिक्यूल ऊपर है वैसा ही नीचे है, OH OH COH COH H H बेटा। प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना इसमें, टार्टरिक एसिड है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर। तो n इज इक्वल टू 2। तो ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का when a molecule has center of symmetry, center of symmetry, then formula will be optical isomers। optical isomer will be 2 raised to power n minus 1। क्या होगा बेटा 2 raised to power n minus 1। अब वो कैसे होगा देखो बेटा, n की वैल्यू कितनी है 1 है, सॉरी 2 है, तो 2 raised to power 2 minus 1 which is equal to 2 raised to power 1 which is equal to 2 बेटा। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने होंगे इसमें 2 होंगे। लेकिन अगर आप इस मॉलिक्यूल को ओवरऑल देखोगे, दिस टार्टरिक मॉलिक्यूल, ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है बेटा, दैट दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस मॉलिक्यूल, होल मॉलिक्यूल जो मैं शो कर रहा हूं बेटा आपको यहां पे, ये यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन। ये याद रखना वर्ड, इंटरनल कंपनसेशन बेटा। ये जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन। इस मॉलिक्यूल के अंदर ही ना एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है अपने अंदर ही मॉलिक्यूल के, तो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। दिस होल मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड सच कंपाउंड्स आर known as meso
मीजो कंपाउंड्स बेटा, क्या बोलते हैं हम इनको? मीजो कंपाउंड्स, जो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं. बिसाइड हैविंग द फैक्ट दे हैव अ काइरल कार्बन, बट ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन दे बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव. और ड्यू टू दैट ऑप्टिकल इनएक्टिविटी क्या होता है बेटा उस केस के अंदर? वो स्टेबल हो जाते हैं बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं. और उन ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? वी कॉल देम मीजो कंपाउंड्स. हम उनको मीजो कंपाउंड्स कह देते हैं बेटा. क्लियर है केस? अब देखो नेक्स्ट, नोट करो जल्दी से. देखो बेटा, अब देखो ना, इसमें मीजो हो गया कंपाउंड वाला. अब मीजो से आगे की बात करें हम यहां पे, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज रैस्मिक मिक्सचर. क्या बेटा? रैस्मिक मिक्सचर. इफ a mixture has equimolar amount of dextro and levo compound is known as रैस्मिक मिक्सचर. बेटा क्या बोलते हैं? रैस्मिक मिक्सचर बोलते हैं. ठीक है. इसमें होता क्या है रैस्मिक मिक्सचर में? इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. ऑप्टिकली इनएक्टिव. ठीक है. बिकॉज, और इसको लिखते हुए बेटा हम ऐसे हैं, डीएल और प्लस माइनस, सॉरी ऐसे लिखते हैं बेटा, प्लस माइनस. ठीक है. अब जो रैस्मिक मिक्सचर्स होते हैं, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ, व्हाई दे आर इनएक्टिव? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपनसेशन. एक्सटर्नल कंपनसेशन बेटा, एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. उनको ऑप्टिकली इनएक्टिव कह देते हैं बेटा. मतलब जो डी फॉर्म है, सपोज करो 50 डिग्री के एंगल पे कोई मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट कर रहा है, प्लस 50 पे डेक्स्ट्रो पे, हमने उसी का लिवो जो कि माइनस 50 पे रोटेट कर रहा था, उसको दोनों को मिक्स कर दिया बेटा. मिक्स करने के बाद देखा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया. और क्यों? हमने बाहर से मॉलिक्यूल ऐड किया है. दैट इज व्हाई एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से जो रैस्मिक मिक्सचर्स होते हैं बेटा, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. बिसाइड हैविंग द फैक्ट, अगर आप उनको अलग अलग लोगे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे बेटा. ठीक है. तो ये आ गया रैस्मिक मिक्सचर्स बेटा. अब देखो रैस्मिक मिक्सचर्स का आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है. ठीक है. हम क्या बोलते हैं इसमें रैस्मिक मिक्सचर के अंदर, आजकल ना कायरली प्योर मेडिसिन आती है बेटा. कायरली प्योर मेडिसिन. कायरली प्योर मेडिसिन मतलब आप याद रखना कि अगर हमारे पास कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स है, कोई भी एनी काइंड ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, ठीक है, if we have optically active isomers,
तो वन फॉर्म इज बेनिफिशियल and other has ill effect on our body. हमारी बॉडी में एक जो होगी वो बेनिफिशियल होगी और दूसरी क्या होगी बेटा, इल इफेक्ट शो करेगी, मतलब दैट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। इसलिए क्या ट्रेंड चला आजकल लेटेस्ट पिछले 3-4 साल से या उससे पहले 4-5 साल से लगा लो बेटा, कि हम कायरली प्योर मेडिसिन कंसिडर करते हैं। जैसे अगर आप देखो बेटा कि अगर हम कायरली प्योर मेडिसिन की बात करें बेटा, तो हम कहते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर द 2 आइसोमर्स, 2 आइसोमर्स हैं बेटा, ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट ग्रुप फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट इन दैट केस, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के केस में जो है, हम चाहते हैं कि हमें ग्लूकोज जो होता है बेटा, आपको पता है कि अगर कोई शुगर पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, अगर वो ग्लूकोज को भी कंज्यूम करता है तो क्या होगा, उसका ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और इसका मतलब उसकी शुगर लेवल जो है काफी हाई आएगा। लेकिन डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप फ्रूट शुगर खा सकते हो, फ्रक्टोज खा सकते हो। फ्रक्टोज मतलब फ्रूट शुगर। तो फ्रूट शुगर जो होती है वो नुकसान तो करेगी लेकिन इतनी ज्यादा नुकसान नहीं करती है बेटा, ठीक है। तो कुछ फ्रूट्स हैं जो डॉक्टर खुद रेकमेंड करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, जैसे गुआवा, आपके पास ब्लैकबेरी बेटा, ठीक है। ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि डॉक्टर्स खुद रेकमेंड करते हैं जिसमें शुगर का अमाउंट कम हो, फ्रक्टोज कम हो बेटा। लेकिन फ्रक्टोज फिर भी आप कंसिडर कर सकते हो, खा सकते हो। और ग्लूकोज तो बहुत ही ज्यादा नुकसान करेगा अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है। तो इसलिए क्या किया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक साथ ही मिलते हैं, तो हमने क्या किया बेटा, उनको प्योर करना शुरू कर दिया, कायरली प्योर बना दिया उन्हें। कायरली मतलब ग्लूकोज को अलग निकाल दिया और फ्रक्टोज को अलग निकाल दिया बेटा, ठीक है। तो इसलिए वो कायरली प्योर मेडिसिन आजकल बहुत ट्रेंड में है। और जब हम इन आइसोमर्स को सेपरेट करते हैं बेटा, रेसमिक मिक्सचर्स को अगर आप सेपरेट करोगे तो उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। व्हाट डू वी कॉल इट, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है बेटा, सेपरेशन ऑफ D and L from racemic mixture is known as रेजोल्यूशन। उसको हम रेजोल्यूशन कह देते हैं बेटा। वैसे तो देखो इनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी है बेटा वहां पे कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बने और उसमें दोनों आइसोमर बने डी और एल फॉर्म, ठीक है। और उनको सेपरेट करना हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं आजकल जिसकी हेल्प से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। एक वाली टेक्निक तो बेटा बोलते हैं कि कोई और एनेंटियोमर्स हम इस रेसमिक मिक्सचर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं। वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इन रेसमिक मिक्सचर फॉर्म बॉन्ड विद द अदर एनेंटियोमर्स व्हिच वी ऐड इन द रेसमिक मिक्सचर बेटा। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस आता है या केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा डिफरेंस आता है। इस करके बेटा हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। एंड देयर आर अदर क्लासेस और अदर थ्योरी व्हिच विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन इजीली सेपरेट द एनेंटियो रेसमिक मिक्सचर्स बेटा, उनको सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे रेजोल्यूशन क्या होती है तो आपको बताना इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ डी एंड एल फॉर्म फ्रॉम द रेसमिक मिक्सचर, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेजोल्यूशन। उसको हम रेजोल्यूशन कह देते हैं बेटा, क्लियर है केस। अब देखो इसी में आगे एक होता है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है बेटा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, टॉक अबाउट द रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो जैसे हमने क्या किया बेटा, इन केस ऑफ SN1 there is no change in
configuration of molecule before and after the reaction बेटा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन का, CH3 CH3 CH3Br plus OH, this is present on right hand side, polar solvent, वो भी कौन सा, प्रोटिक, तो you will get ये भी राइट हैंड साइड पे, देखो यहाँ पे कार्बन राइट हैंड साइड पे, ये भी राइट हैंड साइड पे, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन व्हेन देयर इज नो चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन बेटा। जब कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता उसको बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन बेटा। क्लियर, नोट करो बेटा जल्दी से। देखो बेटा नेक्स्ट, देखो बेटा ये हो गया आपके रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो सेकंड पॉइंट, सेकंड मतलब ये पहले था ऑप्टिकली एक्टिविटी चेक कर रहे थे हम, फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो पहला आता है कायरल कार्बन, ठीक है, और कायरल कार्बन में, कायरल कार्बन को बेटा, कायरल कार्बन की बात की थी फर्स्ट फैक्टर की, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं, और स्टीरियो सेंटर, ठीक है, इसका नाम है स्टीरियो सेंटर भी कह देते हैं, कायरल कार्बन को स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं। एक होता है स्टीरियोजेनिक, स्टीरियोजेनिक इसका मतलब होता है बेटा एक कार्बन है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, इस मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे बेटा, सपोज करो मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं CH3 CHO OH H एंड COOH, डन। इस मॉलिक्यूल में OH ग्रुप सेकेंड लास्ट का होगा, OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे, इसलिए D फॉर्म है बेटा, और मैं इसको चेंज कर देता हूं CHO H एंड OH एंड COH, दिस इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग L फॉर्म है। तो दीज आर टू स्टीरियोजेनिक आइसोमर्स, ये क्या बेटा, सिर्फ पोजीशन चेंज होने के कारण क्या बन गए, स्टीरियोजेनिक आइसोमर्स। दीज आर स्टीरियोजेनिक आइसोमर्स बेटा, हम इनको स्टीरियोजेनिक आइसोमर्स कह देते हैं। चलो आगे बात करते हैं यहाँ पे। सेकंड, हमने कहा था कि अगर कायरल कार्बन होगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सेकंड, if there is no plane of symmetry, if there is no symmetry of any kind in the molecule, if there is no symmetry of any kind in the molecule, कोई भी सिमेट्री नहीं है किसी भी तरह की किसी मॉलिक्यूल के अंदर, then molecule will be optically active, तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है ना। थर्ड, if there is
नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, इम्पोजेबल मिरर इमेज बेटा, तब भी कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा बेटा। तो उस केस में भी कंपाउंड क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव शो करता है। तो ये कुछ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में हमने केस डिस्कस किया। तो यहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो चुकी है बेटा, जो भी हमारे पास थी यहां पे, ठीक है, हमने उसको खत्म कर दिया। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम चेक करेंगे कि इल्यूमिनेशन सेक्शन क्या होती है एंड रिएक्शन विद मेटल्स क्या होते हैं। देन उसके बाद ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन है बेटा वो खत्म हो जाएंगे। देन विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।